नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। देहरादून में आयोजित एक विशेष समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग और उत्तराखंड परिवहन निगम के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि सरकार पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बीते 3.5 वर्षों में राज्य में 24,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी जा चुकी है। सरकार आने वाले समय में और भी विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने जा रही है। इधर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा पुत्र मोह और परिवारवाद की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह समाज नहीं केवल अपने परिवार के लिए लड़ती है। कमलेश रमन ने कहा कि कई महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं, कांग्रेस को चाहिए कि वो भी महिलाओं और कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दे, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई कद्र नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पारिवारिक राजनीति ही उसे जनता की नजरों से गिरा रही है और हालिया चुनाव नतीजे इसका प्रमाण है। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता देखिए कांग्रेस संशय के घेरे में इसलिए हमेशा रहती है कि पुत्र मोह जो है उनका उसी को लेकर के वो हमेशा लड़ाई की बात करते हैं, उसी को लेकर के विरोध करते हैं। पुत्र मोह में अगर वो कोर्ट जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं भी जीत करके आई हैं। और अगर महिला आरक्षण सीट आई है उस चुनाव के लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह का कांग्रेस का ये कहना कि गलत आरक्षण हुआ है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पुत्र के लिए लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? कार्यकर्ताओं के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो कांग्रेस में कार्यकर्ता भी हैं और बहुत सारी महिलाएं भी जीत कर आई है। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो महिलाओं पर भी दांव दांव खेल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रही है और सिर्फ अपने पुत्र मुंह में लड़ाई लड़नी है। तो ये कांग्रेस का चेहरा हमेशा जनता को दिखाई दिया और इसीलिए आज का रिजल्ट आपने देखा होगा, पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। देहरादून में महापौर सौरभ थपलियाल ने रायपुर विधानसभा के वार्ड 52 अजबपुर सरस्वती विहार में भ्रमण कर साफ सफाई और अन्य स्थलीय व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने सफाई व्यवस्था का अवलोकन करते हुए वहां के सुपरवाइजर को सतत सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। अनुपस्थित कर्मचारियों के कारण जानने के लिए हाजिरी रजिस्टर भी देखा गया। इस दौरान स्थानीय पार्षद सोहन रौतेला के साथ महापौर ने क्षेत्र के बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान छत्रपति शिवाजी सेना ने उत्तराखंड में संगठन विस्तार की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में राहुल चौहान को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, सुमित सिंघल को प्रदेश प्रभारी और शुभम पंडित को प्रदेश युवा इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। संगठन ने बताया कि राज्य में विभिन्न जिलों में जल्द ही अन्य जिम्मेदारियों का भी वितरण किया जाएगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य, मतलब हिंदुओं की भूमि, हिंदुओं की संस्कृति इस मातृभूमि पर आदि अनादि काल तक इसी तरह से चलती रहे। और जैसे कि हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई सा भी राज्य हो, डेमोग्राफिक परिस्थितियां हर जगह बदल रही है। चाहे वो किसी प्रकार का जिहाद हो, बाहरी संस्कृति, मजहबी लोग आकर संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जो छत्रपति शिवाजी सेना है, अपने मूलभूत संस्कृति को जगाने के लिए प्रत्येक राज्य में कार्य करने के लिए तैयार है। उसी संदर्भ में आज हम उत्तराखंड की इकाई की घोषणा कर रहे हैं और उत्तराखंड में एक नई ऊर्जा के साथ हम कार्य करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और उन्हीं शिवाजी महाराज जी के आदेश को मानते हुए, महादेव जी के आदेश को मानते हुए इस मातृभूमि पर हिंदू स्वराज्य हो, उस संकल्प के साथ आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। अभी शिवाजी सेना किस राज्य में कार्य कर रही है? अभी हम 3 राज्यों में कार्यरत हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा। आज हमारा उत्तराखंड का एसएसपी अजय सिंह ने आगामी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर अपने कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली है। देहरादून में यह परीक्षा 3 अगस्त को 21 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बैठक में परीक्षा को पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने सभी ड्यूटी में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया कि वो पूर्ण
निष्ठा और कार्यकुशलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सख्त चेकिंग की जाए और कोई भी बाहरी व्यक्ति परिसर में प्रवेश न करे। मोबाइल, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के बाहर संदिग्धों पर निगरानी और भीड़ नियंत्रण के लिए मोबाइल टीमें तैनात की जाएंगी। उत्तराखंड का कुख्यात भूमाफिया दीपक मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में है। रेसकोर्स निवासी आयरन वालिया के पिता से करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप में उस पर धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मित्तल ने झांसा देकर जमीन अपनी कंपनी पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक के नाम कराई और वालिया के पिता को निदेशक बना दिया। इसके बाद 2019 में कंपनी के खातों से करोड़ों रुपए अपने साथियों के खातों में ट्रांसफर कर फ्लैट खरीदे जाने का दिखावा किया, लेकिन असल में रकम हड़प ली गई। अब तक दीपक मित्तल पर गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वर्तमान में वे अपनी पत्नी के साथ देश से फरार हैं। पुलिस ने एलओसी लुक आउट सर्कुलर जारी कर दी है और रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। मामले की जांच अब पुलिस और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं। उसके आधार पर मुकदमा था। वादी आर्यन वाले जी ने शिकायत जो है थाना राजपुर पर दी थी और जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी मसूरी द्वारा इसमें प्रारंभिक जांच की गई। यह प्रकरण हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें पूर्व में भी 9 मुकदमे इसमें दीपक मित्तल और उनकी पत्नी पर दर्ज है। और इसकी जब प्राथमिक जांच के बाद जो तथ्य इसमें सामने आए, जो वादी द्वारा कहा गया कि विभिन्न अकाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो मनीष गर्ग और मनीष गुप्ता नाम के 2 लोग हैं, जिनके द्वारा अपने अकाउंट में पैसे लिए गए थे विभिन्न समय में, जो करीब टोटल 7 करोड़ करीब पैसे जो अलग अलग लिए गए थे इन्वेस्टमेंट के नाम पर। उन पैसों को जो है इन्होंने गबन करके कंपनी के द्वारा और वापस जो है मनी लॉन्डर करके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि प्राथमिक जांच में जो अकाउंट्स की डिटेल प्राप्त हुई और जो तथ्य आए, तो उसके आधार पर मुकदमा थाना राजपुर में दर्ज कर लिया गया। इस प्रकरण में, इस प्रोजेक्ट से प्रकरण में पहले भी पूर्व में 9 मुकदमे इसमें टोटल दर्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। जो अभियुक्त फरार है, इन पे इनाम भी घोषित है। साथ ही साथ इसमें लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसमें रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया भी जनपद स्तर से पूर्ण कर ली गई है, क्योंकि नए तथ्य इसमें प्रकाश में है। इसको लेते हुए जो भी नामजद अभियुक्त इसमें नए प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचना में आयोग को निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी साक्ष्य इसमें कलेक्ट करके इसमें आगे की विधि करें। रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। प्रमुख समाज सेवी नरेंद्र शर्मा और वार्ड नंबर 3 के सभासद रजत शर्मा ने मंगलौर कोतवाली के अधिकारियों, सिपाहियों और यूपीसीएल के अधिकारियों को माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर कोतवाल शांति कुमार, एएसआई नरेंद्र राठी और एसडीओ अनुभव सैनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। नरेंद्र शर्मा और रजत शर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के सफल संचालन में पुलिस और विद्युत विभाग की संवेदनशील व सतर्क भूमिका के लिए यह सम्मान समर्पित है। अधिकारी आज की जो सभा सबसे बड़ा हमारा काम रहा। ओके का कांवड़ मेला को समापन कराने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यूपी से सटा बॉर्डर है और इसमें मंगलौर थाना आता है और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई इस बीच में। इसलिए मंगलौर थाने का और हमारे बिजली विभाग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिजली विभाग का भी और अपना बिजली विभाग वगैरह का जो है, सबका जो है हौसला अफजाई होती है। बिजली तो शायद किसी ने नहीं किया, शायद बस हमने किया जी। आपने किया है जी, क्योंकि हमने ऐसा ना पूरे दिन रोड पे देखा है कि भाई एसडीओ साहब और जेई साहब जो है करीबन रात को 3-3 बजे तक मैंने जो है रोड पे अपनी ड्यूटी पे पेट्रोलिंग करते देखा है। ये कार्यक्रम तो छोटा सा कार्यक्रम था। कांवड़ मेला में जो हमारे सम्मानित पुलिस और बिजली विभाग
इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, उनको और हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया। ये मैं हमेशा ही करता आया, पहले से करता आया, 2-3 साल से तो नहीं हो पाया था, लेकिन हमेशा जो उधर सा मेरा होटल तब भी मैं करता रहा। और किस तरह से सम्मानित किया आपने इन लोगों को? बस फूल मालाओं से, शोल उड़ा के अभी। तो क्या इनकी जो उपस्थिति किस तरह से इन्होंने कावड़ मेला को जो है मैनेज बहुत ज़बरदस्त मैनेज किया है इन्होंने, क्योंकि हर साल झगड़े कुछ ना कुछ होते ही थे। इस बार कुछ नहीं हुआ, और कहीं हुआ भी तो तुरंत पुलिस पहुंच गई और उन्होंने एकदम जो शांतिपूर्ण, बड़ा बहुत ही बढ़िया शांतिपूर्वक रहा। इसलिए जो है मैं भी, किसान यूनियन ने भी, और हमारे मंगलौर के साथियों ने भी, सब ने जो, और ऐसा प्रोग्राम होना भी चाहिए जो सम्मान का काम करते हैं, तो उन्हें सम्मान मिलना भी चाहिए। और सम्मान हरिद्वार में देश भर से आए मुल्तान समाज के लोगों ने हर की पौड़ी पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेलकर स्वच्छता और श्रद्धा का संदेश दिया और इस अवसर पर उन्होंने मां गंगा से सबके कल्याण की प्रार्थना भी की। मौके पर डुप्लीकेट अक्षय कुमार, बाबा रामदेव और अमिताभ बच्चन आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस आयोजन के जरिए मुल्तान जोत महोत्सव के 115 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। यह परंपरा 1911 में लाला रूपचंद द्वारा मुल्तान, अब पाकिस्तान से हरिद्वार जोत लाने से शुरू हुई थी। तब से यह परंपरा हर साल निभाई जा रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए मुल्तानी श्रद्धालु तिरंगा लेकर दूध की बाल्टियां हाथ में लिए मां गंगे जयकारा लगाते हुए देशभक्ति और आस्था से ओतप्रोत नजर आए हैं। ये माँ गंगा की बड़ी असीम अनुकंपा है। मेरे को लगातार तीसरा वर्ष है आने को यहाँ पर। 115 वर्ष पुरानी ये हमारी सनातन संस्कृति है और माँ गंगा की गोद में आकर सिर्फ एक ही भाव मन से निकलता है कि देश माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में समृद्ध हो, शांति हो, समाज में भाईचारा बढ़े, सब लोग प्यार से रहे और माँ गंगा अपना आशीर्वाद सबसे बनाए रखे। 115 साल पहले भरत रूपचंद मुल्तान से पैदल चल के जो जोत को आए थे, आज नई पीढ़ी इस आयोजन को आगे बढ़ा रही है। हर समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब आज हमने माँ गंगा से दूध की होली खेली और शाम को भव्य शोभा यात्रा होगी। ये पर्व केवल मुल्तान का नहीं बल्कि हर समाज का हो चुका है। आज धूमधाम से हम ये पर्व मना रहे हैं। जो लोग साल तक नहीं मिलते तो गंगा तट पे आके मिलते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। हमारे देश के अंदर भी और शांति बनी रहे, एकता और भाईचारे का संदेश ये पर्व बन चुका है। हमें इस बात में खुशी है कि हर व्यक्ति यहाँ पर आता है और खुशी से माँ गंगा से मनोकामना पूर्ण करता है और माँ गंगा उन्हें आशीर्वाद देती है। जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे।
में देर रात से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और ग्रामीण इलाकों में जलभराव के चलते खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जबकि कई पोल्ट्री फार्म भी पानी में डूब गए हैं। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। पोल्ट्री फार्म संचालक राजू तिवारी को लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। कल रात बारिश होने के कारण दो पोल्ट्री में हमारी पोल्ट्री में 6000 बच्चा था, उसमें हमारा बहुत नुकसान हो गया। पूरे बच्चे मर गए हैं और करीब 10 लाख का नुकसान होता है। राजधानी देहरादून में दोपहर से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। मौसम विभाग ने पहले ही देहरादून और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया था। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और नैनीताल के कुछ हिस्सों में भी भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। धनोल्टी में सुमन क्यारी चौकी क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिरते हुए यमुना नदी में जा समाया। वाहन में 4 युवक सवार थे। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 2 युवकों को हल्की चोटों के साथ सुरक्षित निकाला। तीसरा युवक गंभीर हालत में मिला, जबकि चौथे युवक की तलाश के बाद उसे घायल अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया। थानाध्यक्ष महिपाल सिंह रावत ने बताया कि हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब पिकअप मोरी से विकासनगर की ओर जा रही थी। सादी गौरीकुंड बाजार से करीब 50 मीटर आगे केदारनाथ की ओर जाने वाले पैदल मार्ग पर मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया है। इससे केदारनाथ से लौट रहे 80 यात्री, 136 घोड़ा खच्चर संचालक और उनके जानवर फंस गए। मौके पर तैनात पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमों ने तत्परता दिखाते हुए मलबे के ऊपर से ही एक अस्थायी कच्चा मार्ग पगडंडी तैयार किया। इसके जरिए सभी यात्रियों और घोड़ा खच्चरों को सुरक्षित पार कराया गया। हालात को देखते हुए लिंचौली, भीमबली और जंगल चट्टी जैसे पड़ाव पर भी सूचना भेज दी गई है, ताकि वापस आ रहे यात्रियों को वहीं रोका जा सके। नीचे दिखाओ ना, नीचे कोई इसके पास थोड़ी वाली। अरे चलो नीचे दिखाओ ना, नीचे कोई इसके पास थोड़ी वाली। अरे चलो
बड़ी खबर, धामी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया। 4 आईएएस, 2 पीसीएस समेत सचिवालय सेवा के 11 अफसरों के ट्रांसफर किए। आईएएस अहमद इकबाल को नया विभाग मिला है। बड़ा फेरबदल, रंजना राजगुरु से हटाया गया बाल विकास विभाग और अब उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी है। धामी सरकार का ये बड़ा फेरबदल इस वक्त निकल कर आ रहा है, यानी उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 4 आईएएस, 2 पीसीएस समेत कुछ अन्य अधिकारियों के तबादले किए हैं, इनके ट्रांसफर्स किए हैं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह है कि अनुराधा पाल को एक नई जिम्मेदारी यानी दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र सिंह भंडारी को उनको भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है। अहमद इकबाल को नया विभाग मिला है। रंजना राजगुरु से बाल विकास विभाग जो है वो हटाया गया और अब उन्हें नई जिम्मेदारी देने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्हें उनका फेरबदल कर यहाँ पर प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसे ठीक करने की, उसे सुदृढ़ करने की कोशिश यहाँ पर की गई है और ताकि प्रशासनिक सेवाओं में कोई दिक्कत ना हो, आम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इनके मद्देनजर रखते हुए फिलहाल धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और कुछ बड़े चेहरों को हटाया गया है। आईएएस अहमद इकबाल को नया विभाग दिया गया। रंजना राजगुरु को बाल विकास विभाग से हटाया, लेकिन कुछ दोहरी जिम्मेदारी उनको दी गई, यानी डबल अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। नरेंद्र सिंह भंडारी को कौशल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी स्किल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो कुल मिलाकर इनको फेरबदल कर एक नई प्रशासनिक सेवा देने की यहां पर पहल सरकार की तरफ से की गई है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लोग सार्वजनिक स्थलों पर रात को छिपकर कूड़ा डाल रहे हैं और जबकि पूरे शहर में डोर टू डोर कूड़े की व्यवस्था लागू की गई है। इस बात को स्वयं नगर आयुक्त ने भी स्वीकारा है कि लोगों को जागरूक करने के बाद भी लोग रात को छुपकर एक स्थान पर कूड़ा डंप कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम अब उन स्थानों की सफाई करने के साथ साथ वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहा है। मंडी बाईपास और चंबल पुल सहित शहर के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग रात को गाड़ियों से आकर कूड़ा डाल रहे हैं और इस प्रकार की शिकायत के बाद नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया। नगर आयुक्त का कहना है कि अब यदि कोई कूड़ा डालता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने फिर से लोगों से एक बार अपील की है कि यदि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था है तो लोगों को उसी में कूड़ा देना चाहिए। तो अब कूड़ा फेंका तो सीसीटीवी में कैद होगी आपकी तस्वीर और जुर्माना भी तय होगा। निगम की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर सीसी कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान हैं, क्योंकि कूड़ा देखने के बाद लोग वहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। कल मंडी बाईपास पे पूरा सफाई अभियान चलाया गया है, यहाँ प्लांटेशन भी किया जाएगा। इसके साथ ही हम अभी हमारे कुछ एक वेंडर से भी बात हो रही है, जिसमें हम जो कूड़े के जो पॉकेट्स हैं उन पे कैसे वहीं मौके पर ही चिन्हित करके चालान की कार्रवाई करें और बड़े बड़े प्लॉट्स जिन पर कूड़ा पड़ा हुआ है उनको चिन्हित करेंगे, क्योंकि डोर टू डोर कूड़ा हमारा कलेक्शन हो रहा है। तो अगर ये मैसेज चला जाएगा कि आप सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से खुलेआम कूड़ा डालेंगे तो कार्रवाई होगी, तो लोगों में परिवर्तन आएगा। देखिए, हम लोग ने बार बार सफाई कराए हैं, मैसेज भी दिए हैं, इसके बाद भी लोग वहाँ पर कूड़ा डालते हैं, इसलिए सीसी कैमरे की आवश्यकता पड़ रही है कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए। मैं उदाहरण के लिए आपको दूंगी कि जहाँ पे डीआईजी सर का आवास है उसके बाहर हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, आप कृपया करके यहाँ कूड़ा ना डालें।
तो उसमें कुछ समय तक लोगों ने बार बार वहाँ पर कूड़ा डाला। इसके बाद हमने वहाँ पर चिन्हीकरण की जब कार्रवाई करी तो अभी आज भी मैंने निकलते समय देखा है कि वहाँ कूड़ा नहीं पड़ा है। तो सीसी कैमरे की ऐसा एक उपकरण है कि जिसको देखने के बाद आदमी के मन में थोड़ा इस बात का भय होता है, उसको अपनी सामाजिक छवि का भी भय होता है कि मुझे चिन्हित किया जाएगा और मैं एक सभ्य नागरिक हूँ और खुले स्थान पर कूड़ा डाल रहा हूँ। तो सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहर को स्वच्छ रखें। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अब बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।